सो डियर, अब हमारी फर्स्ट टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे। एक तो नॉर्मल, हमें पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होते थे कुछ पर्सन्स, उन्हें एक अरेंजमेंट में बनाते हुए या मेंशन करते हुए रिलेशन आइडेंटिफाई करना था। दूसरा हमने देख लिया पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं उसका भी आइडिया हो चुका होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी टाइप नंबर 2, दैट इज कोडेड रिलेशन। अब ये जो टॉपिक है, होपफुली टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मुझे लगा कि ये कंसेप्ट लेक्चर काफ़ी लेंदी जा रहा है तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। ओके, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे कोडेड रिलेशन के। कोडेड रिलेशन कुछ खास नहीं, सिर्फ वही चीज़ है जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, कोडेड डायरेक्शन किया था, जहां पर हमें लिखा होता था A + B मीन्स A इज टू द नॉर्थ ऑफ B। इस तरह से थी ना स्टेटमेंट। वही सेम चीज़ कोड्स की फॉर्म में आपको ब्लड रिलेशन भी आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी वेटेज जो रहेगी वो सिर्फ एक आधे क्वेश्चन की ही रहेगी, और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और रेलवे में भी सिंपल सी बात है। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, प्री में अगर ये आया तो ये 3 क्वेश्चन रहेंगे या 3 क्वेश्चन का सेट रहेगा। बैंक मेंस में भी जाके इसके 3 या 5 का सेट ही रहता है। एसबीआई वालों का फेवरेट टॉपिक है ये। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं टाइप 2 कोडेड रिलेशन। अब इसमें होता क्या है, जनरली कोडेड रिलेशन के अंदर हमें 3 टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट रहता है आपका स्ट्रेट मेथड बेस्ड, दूसरा रहता है हमारा रिवर्स का केस, और तीसरा केस रहेगा हमारा मिक्स्ड का केस। तो ये 3 केसेस रहते हैं पूरे चैप्टर में, जिनके ऊपर हमें जो है टाइप अवेलेबल होगी, स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड। तो हम सबसे पहले समझेंगे ये स्ट्रेट क्या होता है, ये रिवर्स क्या होता है और ये मिक्स क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक रफली आइडिया देने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि A + B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट रखी कि A + B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। अब इस कंप्लीट स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो A + B में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन है? A, ये पहला पर्सन है। दूसरा पर्सन कौन है? B। पहला पर्सन कौन है? A, दूसरा पर्सन कौन है? B। तो इसमें डिफाइन किसको किया जा रहा है कि A जो है वो B का क्या है? फादर है। अगर A B का पिता है तो B A का क्या लगा? इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब कि A + B मीन्स A इज द फादर ऑफ B के केस में जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन था दैट इज A, उसी पर्सन को डिफाइन किया जा रहा है। डिफाइन किया जा रहा है, हम मैं बार बार ये चीज आगे जाके रिपीट करूंगा। डिफाइन किया जा रहा है का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन का हमें जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब उस पर्सन का हमें पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। अभी मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा हूं, बट डिफरेंशिएट करना बता रहा हूं कि स्ट्रेट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेरे पास स्टेटमेंट गिवन थी A + B मीन्स A इज द फादर ऑफ B में मैंने देखा A फर्स्ट पर्सन है, B सेकंड पर्सन है, और डिफाइन भी कौन हो रहा है? फर्स्ट पर्सन, दैट इज A। तो ये मेरी कौन सी स्टेटमेंट हुई? स्ट्रेट की स्टेटमेंट। ओके, तो अगर आपको गिवन हो P - R मीन्स P इज द मदर ऑफ R, P इज द मदर ऑफ R। यहां पर तो टर्म्स कुछ भी हो सकती है, पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए P - R में पहला पर्सन कौन है? P। दूसरा पर्सन कौन है? R। डिफाइन किसको किया जा रहा है? P को, कि P जो है R की मदर है। डिफाइन किया जा रहा है मतलब P का जेंडर पता चला कि अगर P R की माता है तो R P का क्या लगा? सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकता है। मतलब हमें सेकंड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। फर्स्ट पर्सन डिफाइन हुआ तो ये भी स्टेटमेंट कौन सी रही? स्ट्रेट की ही स्टेटमेंट होगी। कई बार ऐसे भी लिखा होता है X × Y मीन्स X इज द सन ऑफ Y। तो X × Y, X फर्स्ट पर्सन है तो X ही डिफाइन हो रहा है कि X Y का बेटा है, तो ये भी स्ट्रेट की होगी। तो चलिए, अभी तक तो हमने सिंगल स्टेटमेंट की बात की थी, है ना। एक और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, A × B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। एक और स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, A - B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B।
एक लास्ट ये को रख देते हैं, कौन सा साइन रह गया, डिवाइड का। कोई भी हो साइन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। ये तो मैं अपने एंड से कुछ भी मेंशन कर रहा हूं कि ए इज द मदर ऑफ बी। चलो, ये हमेशा आपको डायरेक्शंस किसी भी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होंगी अगर वो कोडेड का केस है तो। अब देखिए, अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की थी तो यहां फर्स्ट पर्सन ए था, सेकंड पर्सन बी था, तो डिफाइन कौन हुआ था, ए, कि ए जो है वो बी का पिता है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट की स्टेटमेंट थी। कहा था ना कि जिस भी स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो वो हमेशा स्ट्रेट की स्टेटमेंट रहेगी। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ए मल्टीप्लाई बी में ए फिर से फर्स्ट पर्सन है, बी सेकंड पर्सन, फिर से डिफाइन कौन हो रहा है, ए, कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहां पर भी देखिए फर्स्ट पर्सन डिफाइन हुआ, तो ये भी कौन सी स्टेटमेंट हुई, स्ट्रेट की, सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं इस पूरे कंप्लीट सेट की बात करूं, कंप्लीट सेट की बात करें तो सभी में देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है, ए आ रहा है, और सभी में अगर फर्स्ट पर्सन ए है तो यहां पर डिफाइन भी कौन हो रहा है, ए ही हो रहा है। मतलब सभी की सभी स्टेटमेंट्स में कौन सा पर्सन डिफाइन हुआ, फर्स्ट पर्सन डिफाइन हुआ, तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, स्ट्रेट का। समझ में लगी बात। अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात करूंगा तो वो सिंगल स्टेटमेंट जो है वो मेरी स्ट्रेट की स्टेटमेंट थी। बट मैंने रियलाइज किया कि क्वेश्चन के सेट के अंदर मुझे 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई थी, और चारों की चारों स्टेटमेंट्स में ही जो है फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है, मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो है वो स्ट्रेट में थी, इसलिए मेरा केस कौन सा हो गया, स्ट्रेट का केस हो गया। तो आई थिंक इतना तो पॉइंट आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेट का केस होता क्या है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आगे तो फिर तो मजाक ही रह गया। अब चलिए, अब मैं चेंजेस करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अब तो। देखिए, अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट के अंदर कि ए प्लस बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए। अब ए प्लस बी में अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, सेकंड पर्सन कौन है, बी, दूसरे प्लेस पे कौन सा पर्सन बैठा है, बी। अब यहां पर डिफाइन देखो किसको किया जा रहा है, बी, मतलब कि सेकंड प्लेस पे बैठे पर्सन को, कि बी जो है वो किसका पिता है, ए का। तो डिफाइन कौन हुआ, बी डिफाइन हुआ। डिफाइन हुआ मतलब उसका जेंडर पता चला। अगर बी ए का पिता है तो क्या हम बता सकते हैं ए बी का क्या लगा, वो क्या हो सकता है, सन भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकता है, बट हम श्योर किसके बारे में है, सेकंड पर्सन के बारे में। ये देखो, तो जिस भी स्टेटमेंट के अंदर सेकंड प्लेस पे बैठा पर्सन डिफाइन होगा वो हमेशा स्टेटमेंट कौन सी होगी, रिवर्स की स्टेटमेंट होगी। अगर हम रियलाइज करें सारी की सारी स्टेटमेंट्स में, ये कंबाइन सेट आपको क्वेश्चन का पार्ट में ही अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट दी जाएंगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, 3-4 होंगी, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स में अगर हम रियलाइज करें तो सभी स्टेटमेंट्स के अंदर देखो सेकंड पर्सन कौन है, बी, और डिफाइन भी कौन आ रहा है, बी ही हो रहा है, मतलब सेकंड पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा केस किसका हुआ, रिवर्स का हुआ। तो कहने का मतलब, अगर तो कोई भी केस, क्योंकि देखो 3 केसेस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन गिवन होगा, अगर कोई भी केस स्ट्रेट का केस होगा तो उससे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स किस में होनी चाहिए, स्ट्रेट में होंगी, तो ही उसे स्ट्रेट का केस बोला जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हमें स्टेटमेंट्स रिवर्स में गिवन होंगी तो ही उसे कौन सा केस बोला जाएगा, रिवर्स का केस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। स्ट्रेट में हमेशा पहला पर्सन डिफाइन होता है, रिवर्स में हमेशा दूसरे पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन होगा। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। ये देखो, अगर मैं पहली 2 स्टेटमेंट्स की बात करूं, पहली 2 स्टेटमेंट्स में देखो कौन डिफाइन हो रहा है, ए डिफाइन हो रहा है, इधर भी कौन डिफाइन हो रहा है, ए डिफाइन हो रहा है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स किस में हुई, स्ट्रेट में। अगली 2 स्टेटमेंट्स में कौन डिफाइन हो रहा है, सेकंड प्लेस पे बैठा पर्सन, दैट इज बी डिफाइन हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, रिवर्स की। ये दोनों स्ट्रेट की हैं, ये दोनों रिवर्स की हैं, तो केस किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड में, क्योंकि दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आ गई ना, स्ट्रेट भी आ गई, मिक्स भी रिवर्स भी आ गई। अगर यहां पर मैं आपको 3 स्ट्रेट में देता, एक रिवर्स में स्टेटमेंट दे देता, तो भी वो मिक्स्ड का केस ही काउंट होता। अगर मैं आपको 3 रिवर्स में देता, एक स्ट्रेट दे देता, तो भी किस में काउंट होगा, मिक्स्ड में ही काउंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी केस, अगर वो स्ट्रेट का केस है तो उसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स ही प्योर फॉर्म में स्ट्रेट होनी चाहिए।
अगर कोई भी केस, अगर एक रिवर्स का केस है तो उसमें गिवन सारी की सारी स्टेटमेंट्स किस में होने चाहिए, रिवर्स में, जिसमें कि सेकंड पर्सन डिफाइन हो रहा हो। हमारे पास एक क्वेश्चन का सेट आया जिसमें सारी की सारी स्टेटमेंट, हम चलते जा रहे हैं, स्ट्रेट में आ रही है, स्ट्रेट में आ रही है, इन बिटवीन एक रिवर्स की स्टेटमेंट आ गई, तो वो प्योर फॉर्म नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था, आपको ये क्लेरिफाई करना कि ये स्ट्रेट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। ओके है जी। तो चलिए, तो हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसे लेंथी मेथड के थ्रू, फिर अप्रोच करेंगे शॉर्टकट के ऊपर, क्योंकि बाय चांस एग्जाम में जाके ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वहां पर कि आपका वहां पर जाके शॉर्टकट एप्लीकेबल ना हो, तो आपको लेंथी मेथड तो आना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले लेंथी मेथड समझेंगे, उसके बाद पूरे का पूरा चैप्टर शॉर्टकट के थ्रू देखेंगे, कौन कौन से उसमें ड्रॉबैक्स आते हैं, कौन कौन से लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं शॉर्टकट के बिहाफ पे, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, नहीं करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, जो मेरी अप्रोच होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान से समझना। अगर आपके यहां पर कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, गारंटी के साथ कहता हूं, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको स्टेप्स पता होने चाहिए शॉर्टकट के, वो बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारे लेंथी मेथड के ऊपर। तो लेंथी मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ये देखिए, ये आपको 4 डायरेक्शंस गिवन है, 4 डायरेक्शंस गिवन है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, कि निम्न में से किसका अर्थ है, निम्न में से मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के थ्रू ही करना होगा, कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए जो है बी का क्या बन रहा हो, पैटर्नल अंकल मतलब के चाचा बन रहा हो। ओके, तो अब देखिए, आपको हर ऑप्शन के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, हर ऑप्शन के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, तो हर ऑप्शन में जो भी इक्वेशन गिवन है, आपको हर इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है कि किसमें ए बी का क्या बन रहा है, पैटर्नल अंकल मतलब के चाचा बन रहा है। पैटर्नल अंकल का मतलब फादर का ब्रदर, पिता का भाई। तो उसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे हमारी पहली इक्वेशन को, तो जिसमें कि क्या गिवन है, हमारा पहला ऑप्शन क्या गिवन है, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखिए आपको इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करना है। हमारे पास सबसे पहला साइन जो है वो प्लस का डिफाइन हो रहा है पूरी इक्वेशन के अंदर, पहले कौन सा साइन है, प्लस का, बाद में कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई का। ऐसे काफी लेंथी स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक एक साइन को उठाना है और उसे यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। चीजें वही रहेंगी, जनरेशन गैप वही रहेगा, जैसे आप बनाते हैं सेम जनरेशन में किस तरह से डिफाइन करते हैं, सारी चीजें वही रहेंगी, बस आपको फैमिली ट्री बनाना होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। जैसे कि यहां पर पहले आ रहा है प्लस का साइन, तो यहां पर प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, और प्लस का मतलब यहां पर क्या था, ए प्लस बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी, क्योंकि पहले प्लस का मतलब हमारे पास किन दो पर्सन के बीच में था, ए और बी में, और ये स्ट्रेट की स्टेटमेंट है कि ए जो है वो बी की कौन है, बहन है। अब यहां पर देखिए प्लस का मतलब किसमें है, ए और सी में। साइन का मीनिंग वही रहेगा, बट वो साइन का मीनिंग जिन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा है, सिर्फ उन्हीं दो पर्सन में डिफाइन करना है। जैसे ए और बी में प्लस का साइन था तो ए बी की सिस्टर है, अब प्लस का साइन ए और सी में आ रहा है तो कौन किसकी सिस्टर बनेगी, ए इज द सिस्टर ऑफ सी। ए जो है वो सी की बहन है, फीमेल पर्सन है, माइनस का साइन, सेम जनरेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं विजिबल नहीं होऊंगा बीच बीच में क्योंकि स्पेस कम है, तो एडजस्ट करो, बट समझो चीजों को। देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले प्लस का साइन उठाया, प्लस का साइन देखा, उसका मतलब क्या है, सिस्टर। प्लस का साइन अगर सिस्टर डिफाइन कर रहा है तो पहले वो किन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा था, ए प्लस बी में, तो ए बी की सिस्टर है। यहां पर प्लस का साइन ए और सी में है तो ए सी की सिस्टर बन जाएगी। कहने का मतलब जो आपको पैरामीटर्स डायरेक्शंस में अवेलेबल होंगे, इनको डायरेक्शंस बोला जाता है। क्वेश्चन में गिवन होती है ना जो भी इंफॉर्मेशंस, उनको डायरेक्शंस बोला जाता है। ओके, तो जो भी आपको ये डायरेक्शंस गिवन थी, उनमें जो भी पैरामीटर यूज हो रहे हैं, देखो ए और बी ही यूज हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही सेम पैरामीटर आपको हर ऑप्शन के अंदर गिवन इक्वेशन में भी गिवन होंगे। आपको ऐसा भी हो सकता था P प्लस आर माइनस एस इंटू क्यू, तो हम P प्लस आर के लिए क्या सोल्व करेंगे, जैसे प्लस का मतलब यहां पर सिस्टर ए और बी में था, यहां प्लस का मतलब सिस्टर ही है, बट यहां पर P आर की सिस्टर बनेगी।
अगर मैं कह देता हूं x प्लस वाई, इस तरह से कुछ गिवन है, अब प्लस का मतलब किस में आ रहा है, x और y में, तो x जो है वो y की क्या बनेगी, बहन बनेगी। तो मतलब कि आपका यहां पर कंसर्न सिर्फ किससे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन से, और उस साइन का मीनिंग जिन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा है सिर्फ उन्हीं दो पर्सन में आपको डिफाइन करना होगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। देखो फिर अब आगे हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन तो सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जो मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर क्या है, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई देखो ए और बी में है, तो ए बी का भाई हुआ। यहां पर भी मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर ही होगा, बट यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है, सी, सेकंड पर्सन कौन है, बी। चाहे आप यहां पर रख के देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है, जैसे ए और बी में ए फर्स्ट पर्सन था वही डिफाइन हुआ, अब सी और बी में सी फर्स्ट पर्सन है तो वो ही डिफाइन होगा कि सी इज द ब्रदर ऑफ बी। सी जो है वो बी का क्या है, भाई है। समझ में लगा? बस इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, तो चलिए हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और हमें निकालना क्या था कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए जो है वो क्या बनता हो, बी का पैटर्नल अंकल। क्या ए बी का पैटर्नल अंकल बना? नहीं, ये तो सिस्टर बनी, मतलब पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। मूव करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। क्या है सेकंड ऑप्शन हमारा, a माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे माइनस के साइंस को, ठीक है। अब माइनस का साइन किस में है, ए और बी में, तो कौन किसकी मदर है, ए बी की मदर है। अब यही देखो माइनस का साइन तो मदर ही रहेगा, बट माइनस का साइन किन दो पर्सन में, ए और सी में, तो कौन किसकी मदर बनेगी, ए इज द मदर ऑफ सी। ए सी की मदर है, माता है। ओके, फिर आता है मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर क्या है, ब्रदर। तो कौन किसका ब्रदर था, ए बी का ब्रदर था, क्योंकि मल्टीप्लाई ए और बी में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई सी और बी में है, तो कौन किसका ब्रदर बनेगा, सी इज द ब्रदर ऑफ बी। सी बी का भाई है। अब हमें निकालना क्या था कि ए बी का क्या बनता हो, पैटर्नल अंकल, चाचा, बट ये तो ए बी की मदर बनी। सी और बी सिबलिंग्स हुए ना, ए बी की मदर बने, हमें तो क्या चाहिए था, अंकल, मतलब कि हमारा दूसरा ऑप्शन भी बाहर निकला। हमें तो ये देखना है किस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए बी का पैटर्नल अंकल बनता हो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं तीसरी ऑप्शन। क्या गिवन है, ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या हुआ, जैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो ए बी का ब्रदर है, इधर ए सी का ब्रदर बनेगा। बोल बोल के करना है हमेशा, ठीक है, इससे प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं करेंगे ऐसे बोल बोल के, बताऊंगा दिक्कत कहां आती है, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। सी डिवाइडेड बाय बी, डिवाइड का मतलब क्या है यहां पर, फादर, तो ए बी का फादर है, इधर डिवाइड सी और बी में है, तो कौन किसका फादर बनेगा, सी बनेगा फादर किसका, बी का। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, ए बी का पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब बी के फादर का ब्रदर। ये देखिए, ए बी के पिता का भाई बन रहा है, पिता के भाई को ही तो पैटर्नल अंकल मतलब चाचा बोला जाता है। सी ऑप्शन से आंसर आ गया। तो एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे डी ऑप्शन, लगे हाथ हम डी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, एक ही रह गया, ए डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए डिवाइड सी का मतलब क्या हुआ, डिवाइड का मतलब है यहां पर फादर, ए बी का फादर है, इधर ए सी का फादर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इक्वेशन सॉल्व करने में। इससे ज्यादा डिटेल में बताओ क्या बताऊं। सी मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो कौन किसका भाई बनेगा, सी इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहां क्या बना, ए बी का फादर, हमें तो पैटर्नल अंकल चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। ओके, तो ई ऑप्शन मैंने जानबूझ के यहां पर रखा है नन ऑफ दीज की कैटेगरी में, क्योंकि आपको कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में अगर देखें तो 4 ऑप्शंस आते हैं, तो नन ऑफ दीज भी आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसे भी हम यूटिलाइज करके चलेंगे, ठीक है। आइडिया उसका भी होना चाहिए ना, क्योंकि शॉर्टकट में ये ऑप्शन भी काफी मैटर करता है। चलिए, तो ये तो था लेंथी मेथड, जिसमें हमने फाइंड आउट करना था कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए बी का फादर बन रहा है। तो इसके लिए हमें हर ऑप्शन को डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। अगर मेरा सी ऑप्शन भी आंसर ना होता फिर मैं डी चेक करता, अगर डी भी ना आंसर होता तो फिर आंसर क्या रहता मेरा, ई ऑप्शन, फिर उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं आ रहा तो आंसर 5वां ही होगा। तो क्वाइट टाइम टेकिंग, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। एक ही सिंगल क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का होगा, बट इसमें मेरे 2 से 3 मिनट कंज्यूम होंगे ही होंगे। क्लियर? तो ये अप्रोच जो है आपको फॉलो अप नहीं करनी है, ठीक है। ये अप्रोच कभी मत फॉलो करना। अगर आप इसी अप्रोच को फॉलो अप कर रहे हैं, मतलब हर इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हैं ऑप्शन में गिवन हर इक्वेशन को, तो बेहतर है फर्स्ट गो के अंदर इस क्वेश्चन को इग्नोर करो, कुछ और कर लो, क्योंकि टाइम बहुत ले लेगा ये।
टाइम टेकिंग क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में इग्नोर करके चलना है। अब देखिए, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, शॉर्टकट से ही इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका शॉर्टकट। तो शॉर्टकट स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जो हम ये कोडेड रिलेशन में शॉर्टकट अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ही करेंगे, या जो ये शॉर्टकट है सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ही यूजफुल है। आप किसी भी इक्वेशन को शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर ए बी का पैटर्नल अंकल है, हमें हर इक्वेशन में से देखना है कि किस ऑप्शन में बन रहा है, तो मैं जो शॉर्टकट फॉलो करूंगा ना, मैं सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए करूंगा कि उसमें कुछ एक स्टेप्स होंगे जो मुझे क्लियरली बता देंगे कि यार इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा, तो मैं इसे सॉल्व करके ही नहीं देखूंगा। तो जो शॉर्टकट है सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए लगेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, ना कभी बना है, ना कभी आगे जाके बनेगा। इसका भी एक रीजन बताता हूं। लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम इक्वेशन को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते शॉर्टकट के थ्रू, इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसका लॉजिक सुनिए। वैसे काफी टीचर्स नहीं बताते हैं, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीजें कोई भी शॉर्टकट में आपको सॉल्व करनी है तो उसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ना। कहीं आपको पूछ सकता है यार इसमें शॉर्टकट कैसे लग गया, इसका क्या रीजन है, तो रीजन पता होने चाहिए। रीजन की क्लियरिटी है तो रीजनिंग आती है, सिंपल सी बात है। चीजें रटो बट एक्चुअल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए क्यों शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर देखिए, हमें जो भी इक्वेशंस गिवन होती हैं सॉल्व करने के लिए, आपके सामने ही थी, हमने 4 इक्वेशन सॉल्व की। चारों इक्वेशन के अंदर किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट साइंस यूज हो रहे थे, और उन्हीं साइंस का रेफरेंस लेते हुए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था, यही हो रहा था। अब यहां पर देखिए प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। अगर मैं अगले क्वेश्चन में बात करूं, यहां पर प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। अगले क्वेश्चन में बात करूं, यहां पर प्लस का मतलब क्या है, फादर। मतलब किसी में प्लस का मतलब फादर है, माइनस का मतलब यहां पर देखो सिस्टर है, यहां प्लस का मतलब ब्रदर है, यहां माइनस का साइन ही नहीं है, यहां माइनस का मतलब है मदर, यहां पर प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। तो आपने रियलाइज किया क्या इन साइंस का मीनिंग जो है वो फिक्स था? नहीं। किसी में प्लस का मतलब है सिस्टर, किसी में प्लस का मतलब है फादर, किसी में प्लस साइन का मतलब होगा सन। क्या पता किसी क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन ही ना गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में माइनस है, अगले में माइनस का साइन ही नहीं गिवन। तो जब इन साइंस का मीनिंग ही क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, फिक्स नहीं है ना। देखो हर क्वेश्चन के अंदर इस साइन का मीनिंग वेरी कर रहा है, और हमें इक्वेशन भी तो इन्हीं साइंस का रेफरेंस लेते हुए सॉल्व करनी है। तो आप खुद सोचिए, जब इन साइंस का मीनिंग ही वेरी कर रहा है और हमें रेफरेंस भी इन्हीं साइंस का लेना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप खुद सोचिए क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारे पास अगर ये चीज होती ना कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें प्लस का साइन जो है वो सिस्टर को ही डिफाइन करेगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर जहां भी माइनस आएगा उसका मतलब मदर ही होगा, जहां मल्टीप्लाई आएगा उसका मतलब ब्रदर ही होगा। अगर तो इन साइंस का मीनिंग फिक्स रहे हर क्वेश्चन के लिए, तो फिर तो इसका शॉर्टकट बनाया जा सकता है। जब इन साइंस का मीनिंग ही फिक्स नहीं है, हर एक क्वेश्चन में ये वेरी करेगा, तो इस केस में क्या होगा, किसी भी इक्वेशन को आप शॉर्टकट का रेफरेंस लेते हुए सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, जो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा, हाँ ये जरूर एप्लीकेबल होगा, आपके लिए टाइम सेविंग होगा ये जो है टास्क शॉर्टकट के थ्रू, कि ऐसी कौन कौन सी इक्वेशन जो है जिसे आपको सॉल्व करने की, डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ उसी इक्वेशन को उठाएं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा आंसर आ सकता है। बाकी की रिमेनिंग ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो शॉर्टकट जो है सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ही लगेगा। तो ये वाली बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी आपको, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। ठीक है, तो शॉर्टकट से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। ओके, चलिए जी, अब आते हैं मुद्दे की बात। अब स्टार्ट करते हैं हम शॉर्टकट। मैंने क्या कहा था, आपके पास कितनी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं? 3, स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड, 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। हमें जो है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमें ये डायरेक्शंस गिवन होंगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स का ये सेट गिवन है, तो हमें ये रियलाइज करना है सबसे पहले कि ये स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है या मिक्स्ड का केस है। तो ध्यान से देखिए कौन सा केस हुआ, स्ट्रेट का केस हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि हमें ये क्लियर है कि हमारे पास जब भी स्ट्रेट का केस होगा
उसके अंडर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सभी की सभी स्टेटमेंट्स के अंदर पहला पर्सन या फर्स्ट प्लेस पे बैठा पर्सन ही डिफाइन होगा। ये देखिए सभी में ही कौन डिफाइन हो रहा है, ए, सभी में ही फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला टारगेट ही यही होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो भी आपको ये सेट अवेलेबल है वो कौन से केस से कोरिलेट कर रहा है, स्ट्रेट, रिवर्स या मिक्स्ड। तो हमारे पास क्लियरिटी आ गई इस चीज की कि ये कौन सा केस है, स्ट्रेट का केस है। तो जब भी आपको लगे कि जो केस अवेलेबल है वो स्ट्रेट का केस है, तो स्ट्रेट का केस सुनते ही या देखते ही माइंड में एक चीज इंस्टेंटली स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या? कि अब मेरे पास कोई भी जो भी इक्वेशन गिवन होगी सॉल्व करने के लिए, कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करने के लिए दी जाएगी इस स्ट्रेट के केस से रिलेटेड, उसमें जो भी एज अ लास्ट पर्सन बन के बैठा होगा उसमें मुझे उसका जेंडर ही नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। कैसे? ध्यान से देखिए, स्ट्रेट का केस है, मुझे ये इक्वेशन सारी की सारी सॉल्व करनी है। अब हर इक्वेशन को हमने सॉल्व करके देखा, देखो ए बी सी डी चारों इक्वेशन आपके सामने ही सॉल्व हो रखी हैं। मैं कह सकता हूं एक पहली इक्वेशन की बात करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है पूरी इक्वेशन का। मैं ये भी कह सकता हूं ये इक्वेशन का फर्स्ट पर्सन है और ये लास्ट पर्सन है, ये पहला पर्सन है और ये आखिरी पर्सन है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा तो ध्यान से देखिए यहां पर तीनों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जिन्हें सॉल्व करने के बाद मुझे किस पर्सन का जेंडर ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो मेल है या फीमेल। ये देखो, हमें बी का जेंडर नहीं पता चल रहा कि वो मेल है या फीमेल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट का केस था और हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम स्ट्रेट के केस से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन में जो भी एज अ लास्ट पर्सन बन के बैठा होगा उसका कभी भी हमें जेंडर नहीं पता होता कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, बी ऑप्शन के अंदर लास्ट पर्सन कौन है, बी। क्या हमें देखो बी का जेंडर पता चला? बिल्कुल भी नहीं। ए और सी का तो पता चल रहा है, बी का नहीं पता चल रहा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सी ऑप्शन देखो, ए सी बी, ए और सी का पता चला, बी का नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि बी जो है इक्वेशन का लास्ट पर्सन है। सिमिलरली यहां पर भी चौथी इक्वेशन के अंदर ए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, ए और सी का पता चला, बी का नहीं पता चला। क्यों? बी एक लास्ट पर्सन है। तो जब भी लगे कि स्ट्रेट का केस है, स्ट्रेट के केस से रिलेटेड क्या माइंड में आना चाहिए, जो भी लास्ट प्लेस पे बैठा पर्सन होगा उसका कभी मुझे जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो भी नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं कि लास्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन जो है हमें कभी भी रियलाइज नहीं करवाएगा कि वो मेल है या फीमेल पर्सन। ओके, तो इसको यूसेज में लाएंगे, पहले सुन लीजिए। तो ये रहा स्ट्रेट के केस से रिलेटेड बात। अगर मैं कहता ये रिवर्स का केस होता, तीन तरह के केसेस है ना, स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड, तो मैंने स्ट्रेट का तो आपको बता दिया। अगर मैं कहता ये रिवर्स का केस होता, कैसे पता चलता? सभी में बी डिफाइन होता। तो अगर स्ट्रेट के केस में लास्ट प्लेस पे इक्वेशन के अंदर लास्ट प्लेस में बैठे पर्सन का हमें जेंडर नहीं पता होता, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सपोज मैं कहता हूं ये रिवर्स का केस है, सभी में देखो फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, तो हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए का जेंडर ही ना पता चलता या फर्स्ट प्लेस में बैठे पर्सन का जेंडर ही ना पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। तो अभी के लिए तो मैंने आपको इसका क्लू दे दिया, ठीक है। मैं और लॉजिक भी क्लियर कर सकता हूं कि हमें स्ट्रेट में क्यों लास्ट में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता। इसका रीजन और सुन लीजिए, देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। मैं कहता हूं मेरे पास ये इक्वेशन आई, स्ट्रेट का केस मतलब स्ट्रेट की अगर स्टेटमेंट है तो स्ट्रेट में पता कैसे चलेगा कि वो स्ट्रेट की स्टेटमेंट है? उसमें पहली पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन होगा। सपोज ये मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है स्ट्रेट का केस देखते हुए, सबसे पहले प्लस का साइन यूज करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। तो प्लस का साइन यूज या सॉल्व करने पे पी और क्यू में कौन डिफाइन होगा, पी डिफाइन या क्यू? पहला पर्सन, तभी स्ट्रेट की कंडीशन मान रहे हैं ना हमें, पी डिफाइन होगा। जैसे मैं अगर कहता हूं ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो इस प्लस का साइन क्या है? फादर का डिफाइन हो रहा है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहां क्या बनेगा? पी इज द फादर ऑफ क्यू। डिफाइन कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ ना। डिफाइन हुआ मतलब उसका जेंडर पता चला। क्या हमें क्यू का जेंडर पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं माइनस का साइन यूज करता हूं स्ट्रेट के केस में, तो क्यू और आर में कौन डिफाइन होगा? क्यू डिफाइन होगा, आर का जेंडर नहीं पता चलेगा। फिर मैं अगर आर इंटू एस को सॉल्व करूंगा तो आर डिफाइन होगा, एस डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसकी तो टर्न आई ही नहीं, क्योंकि आर इंटू एस में आर तो डिफाइन हो गया, एस की तो टर्न ही नहीं आई। तो मतलब मुझे एस जो है यहां पर लास्ट पे अवेलेबल था,
तो स्ट्रेट के केस में इक्वेशन का जो भी लास्ट पर्सन होता है उसका जेंडर ही नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। समझ में आई बात? अगर मैं कहता हूं यहां पर एक और साइन आ जाता है डिवाइड का, फिर से अब किसका जेंडर पता चलेगा? एस का पता चलेगा, टी का नहीं पता चलेगा। मतलब जब भी स्ट्रेट का केस होगा, जो भी ऐसा लास्ट प्लेस पे पर्सन बैठता रहेगा उसका हमें कभी भी जेंडर पता ही नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल। तो मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया और प्रूफ के थ्रू बता दिया। ये देखो हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वेरीफाइड सॉल्यूशन भी दे दिया। अब इससे ज्यादा मैं आपको तसल्ली नहीं करवा सकता, ठीक है? तो इसलिए जब भी आपको गिवन हो कि स्ट्रेट का केस है तो स्ट्रेट के केस में हमें कौन से प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता होता, हमेशा जो लास्ट में बैठा होगा। ओके, तो रिवर्स के केस में अगर स्ट्रेट में आखिरी है तो रिवर्स में उल्टा हो जाएगा। अभी के लिए सुन लीजिए, बाद में जब हम रिवर्स का केस करेंगे तो उसमें आपको इसी तरह सॉल्यूशन के साथ प्रूफ दूंगा। ओके, तो स्ट्रेट में लास्ट पर्सन, रिवर्स में फर्स्ट पर्सन। तो अगर मिक्स्ड की बात करें तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है P + Q - R × S, ये मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैं कहता हूं मुझे स्ट्रेट के अंडर सॉल्व करनी है, तो मैंने क्या कहा? स्ट्रेट का जो केस होगा उसमें लास्ट पर्सन का जेंडर नहीं पता होता, तो मतलब स्ट्रेट के अंडर हमें किसका नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, मतलब पुरुष है या महिला है? एस का। अगर ये इक्वेशन मुझे रिवर्स में सॉल्व करनी हो तो हमें पी का जेंडर नहीं पता चलेगा। अगर ये मिक्स का होता तो मिक्स के केस में ये मत कहना कि क्यू और आर में से कोई एक नहीं, पूरी इक्वेशन के अंदर, इन बिटवीन द इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका जेंडर हमें ना पता चलो हो, चाहे वो पी भी हो सकता है, क्यू भी, आर भी और एस भी हो सकता है। चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर 3 पर्सन हो तो कोई भी हो सकता है, ये नहीं कहना कि तीनों में से मिडिल वाला पर्सन। 4 पर्सन है, मिडिल कैसे निकालेंगे? तो वो पूरी इक्वेशन में कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका जेंडर ना पता चले। अभी के लिए हम होल्ड बनाएंगे स्ट्रेट के थ्रू। इन्हें ध्यान से समझ लेना, इसके स्टेप्स को ध्यान से समझ लेना। अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, ये सेकंड्स का काम है आपके लिए समझना। तो इसलिए मैं हर एक चीज आपको डिटेल में इलेबोरेट कर रहा हूं। यहां हम टाइम लगाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। मतलब मैं अपना मोटिव देख रहा हूं इसमें, मेरे लिए एफर्ट्स कम करने पड़े। ऑब्वियस सी बात है, आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही आए चीजों की तो वो ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ गया? तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। जब भी स्ट्रेट का केस हो उसमें फर्स्ट प्लेस पे बैठा पर्सन डिफाइन होगा, जब भी रिवर्स का केस हो उसमें सेकंड प्लेस पे पर्सन बैठा डिफाइन होगा। अगर सारी स्टेटमेंट्स में कुछ स्ट्रेट की स्टेटमेंट है, कुछ रिवर्स की स्टेटमेंट है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिक्स्ड के अंदर। तो इसके बाद हमने क्या देखा? विद प्रूफ देखा, लॉजिक भी बताया कि जब भी स्ट्रेट का केस हो, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसमें लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन का कभी भी जेंडर नहीं डिफाइन होता कि वो मेल है या फीमेल। अगर तो वो केस रिवर्स का केस है तो फर्स्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का कभी भी जेंडर नहीं डिफाइन होगा कि वो मेल है या फीमेल। मिक्स्ड के अंदर वो पूरी इक्वेशन के अंदर कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसी का लॉजिक बताया, इसी का रीजन बताया प्रूफ के साथ, इनका नहीं बताया। इनका बताऊंगा जब हम रिवर्स और मिक्स करेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई, बड़े आगे की तरफ। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट। ठीक है जी, अब सुनिए ध्यान से। मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं दोबारा से कि हमारे पास ये 4 डायरेक्शंस हैं, तो हमें निकालना है कि निम्न में से जो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, चलो ई ऑप्शन को भी इंक्लूड करते हैं कि ई ऑप्शन के अंदर भी एक इक्वेशन है। इन 5 ऑप्शन में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के बाद हमें यह पता चले कि ए जो है वो बी का क्या बनता हो? पैटर्नल अंकल, मतलब कि फादर का ब्रदर या चाचा बनता हो। हमें ये निकालना था। सबसे पहले ये देखिए, ये स्ट्रेट है, रिवर्स है या मिक्स है? चलिए देखें। हाँ जी, कौन सा केस है? स्ट्रेट का केस है, क्योंकि सभी में ही कौन डिफाइन हो रहा है? ए। ये देखो सभी में ए डिफाइन हो रहा है, मतलब सभी में जो है वो ए फर्स्ट पर्सन बन के बैठा है। अगर ये स्ट्रेट का केस है तो मैंने क्या कहा था, माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें पता है जब भी स्ट्रेट का केस रहे, अब हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, हमें उस इक्वेशन के अंदर लास्ट पोजीशन पे या लास्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल। चेक कीजिए, अब आपको करना क्या है? पहला स्टेप ध्यान से समझना। जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? ए के बारे में, कि वो कौन बनना चाहिए? पैटर्नल अंकल। किसका बनना चाहिए? बी का बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन तो ए के बारे में चाहिए ना।
तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम हर ऑप्शन के अंदर जो भी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, हम हर ऑप्शन की गिवन इक्वेशन में देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज ए, कि कहीं वो किसी भी इक्वेशन में एज अ लास्ट प्लेस पे बैठा पर्सन तो नहीं है। ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट के केस में हमें लास्ट में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता होता। अगर हमें वो पर्सन दैट इज ए लास्ट प्लेस पे अवेलेबल होगा, क्या उस लास्ट प्लेस पे उस ए का या उस पर्सन का जेंडर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल? जब जेंडर ही नहीं पता चलेगा, फिर हम श्योरिटी में कैसे बता पाएंगे कि वो अंकल ही बन रहा है? आंट भी तो हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई देता तो हम उस इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते, बट यहां पर ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं हुआ। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया कि जब भी लगे कि स्ट्रेट का केस है, जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन को फिगर आउट कीजिए, कहीं किसी इक्वेशन में एज अ लास्ट पर्सन तो नहीं है। अगर वो किसी भी इक्वेशन का लास्ट पर्सन है तो हम उस इक्वेशन को ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। ध्यान से समझते रहिए, मैं इन स्टेप्स को रिपीट भी कर दूंगा। सारे क्वेश्चन अब जो भी हम करेंगे सीक्वेंस में वो स्ट्रेट के करेंगे, क्योंकि फिट कर लेंगे स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। फिर उसमें एडिशनल चीजें धीरे धीरे बताता रहूंगा। ओके, चलिए, ये तो था मेरा स्टेप नंबर 1। अब आता है मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन है यहां पर? ए, कि उसका जेंडर क्या है। ठीक है, उसका क्या है, जेंडर क्या है, कि वो एक मेल पर्सन है या एक फीमेल है, पुरुष है या महिला है। क्लियर? कि अगर ए बी का पैटर्नल अंकल है तो वो कौन है? अंकल से ही पता चल रहा है कि वो मेल पर्सन है। मतलब दूसरा स्टेप क्या कहता है, जिस पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें ये फिगर आउट कीजिए वो पर्सन है कौन, एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोज मैं कहता हूं ए एक मेल पर्सन है, तो आपको इन डायरेक्शंस में से ऐसे साइंस पकड़ने हैं जो मेल या पुरुष व्यक्ति को डिफाइन करते हो, मेल पर्सन को डिफाइन करते हो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन ब्रदर मेल पर्सन को डिफाइन कर रहा है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन है फादर, ये भी मेल पर्सन हुआ। तो यहां पर मैं मेल वाले साइन उठा लूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर वो व्यक्ति जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वो एक मेल पर्सन है। ओके, तो मेल वाले साइंस उठा लो। अगर आपको लगे कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वो एक फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, एक महिला है, तो फीमेल वाले साइंस उठा लो। वो कौन से हैं यहां पर? प्लस और माइनस। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आपको जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उस पर्सन का जेंडर मेल पर्सन है वो, तो मेल वाले साइंस उठा लो। अगर आपको लगे कि वो फीमेल पर्सन है तो फीमेल वाले साइंस उठा लो। अब इन साइंस का करना क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर हमें ए क्या चाहिए, पैटर्नल अंकल, मतलब के मेल पर्सन। अब आपको इन साइंस का करना क्या है, जब भी स्ट्रेट का केस हो, ध्यान से समझना, जब भी स्ट्रेट का केस हो, स्ट्रेट का ही केस है, तो आपको क्या करना है, हर ऑप्शन की गिवन इक्वेशन में चेक करना है कि कैसा ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज ए, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके इमीडिएट राइट में तत्काल दाईं ओर ये मेल पर्सन वाला साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड कहां नहीं आ रहा। क्योंकि यहां पर दो ही ऐसे साइन है, एक मल्टीप्लाई का साइन और एक डिवाइडेड बाय का साइन, है ना। गुणा और भाग का साइन ही इस पूरे सेट में ऐसा है जो ए को मेल पर्सन बना सकते हैं। यही होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब तक ए मेल पर्सन ही नहीं बनेगा तब तक अंकल कहां से बन जाएगा। मैं कहता हूं ए फीमेल पर्सन है, अंकल बन जाएगा? नहीं ना। तो अंकल बनने के लिए उसका मेल होना जरूरी है। तो मेल पर्सन उसे कौन कौन बना सकता है, या तो मल्टीप्लाई का साइन बना सकता है या तो डिवाइड। तो या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आपको कहां देखना है, उस पर्सन के इमीडिएट राइट पे देखना है। तो देखते हैं कहां पर नहीं है। ये देखो, ए के इमीडिएट राइट में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन। प्लस का साइन किसको डिफाइन करता है, एक फीमेल पर्सन को। अगर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ए तो सी की बहन हुई, बहन हुई मतलब मेल पर्सन फीमेल पर्सन हुई, हमें तो मेल की रिक्वायरमेंट है। चलो ऑप्शन बाहर निकालो, समझ में आया क्यों एलिमिनेट हुआ। यहां पर भी देखिए, ए के इमीडिएट राइट में क्या है, माइनस का साइन। माइनस का साइन भी किसे डिफाइन कर रहा है, मदर। यहां ए बी सी की क्या बनेगी, मदर, फीमेल पर्सन। इसे भी बाहर निकालो, हमें तो मेल चाहिए। यहां पर देखिए, ए के इमीडिएट राइट में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको डिफाइन कर रहा है, ब्रदर, मेल पर्सन बन रहा है, आंसर हो सकता है। यहां देखिए, ए के तत्काल दाईं ओर कौन सा साइन है, डिवाइड। डिवाइड भी किसको डिफाइन कर रहा है, मेल पर्सन को, ये भी आंसर
हो सकता है। तो यहां पर हमारा कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि उन जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, यहां पर कौन सा था? वो ए। उसके तत्काल दाईं ओर हमें मेल वाला साइन चाहिए था, बट लकीली हमें यहां पर फीमेल वाला साइन मिला, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया। समझ में आया? अभी तक हमने 2 स्टेप्स फॉलो किए। लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं इन क्वेश्चन को, इन स्टेप्स को अगले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में, ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें क्या जज करना है कि केस कौन सा है, स्ट्रेट, रिवर्स या मिक्स। तो हमें दिखाई दिया स्ट्रेट का केस है। स्ट्रेट का केस है तो हमारे माइंड में इंस्टेंटली एक बात आती है कि अब हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, उसमें लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन का पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है। तो हमने देखा कि यहां पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ए के बारे में, तो चेक किया कि कहीं किसी इक्वेशन के अंदर ए लास्ट में तो नहीं बैठा। अगर मुझे लास्ट प्लेस पे अवेलेबल हुआ ए, तो मैं उस इक्वेशन को ही एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल पर्सन बन रहे या फीमेल। बट यहां पर ऐसा कोई सीन था नहीं। दूसरा स्टेप मेरे लिए क्या है कि जिस पर्सन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका जेंडर क्या है। जेंडर क्या है कि वो मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला है। अगर वो मेल है तो मैं मेल वाले साइंस उठा लूंगा, अगर फीमेल है तो फीमेल वाले साइंस उठा लूंगा। तो इन साइंस का करना क्या है कि अगर स्ट्रेट का केस है तो वो साइन, जैसे यहां पर ए मेल पर्सन है, तो मेल वाला साइन क्या था? मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये दोनों मेल वाले साइन थे, तो दोनों में से कोई भी एक साइन चाहिए मुझे। कहां? ए के इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट, तत्काल दाईं ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट का केस है। या तो मल्टीप्लाई दे दो ए तो भी मेल बनेगा, या डिवाइड दे दो ए तो भी मेल बनेगा। क्लियर? तो हमने देखा ए और बी में ऐसा सीन नहीं था, इसलिए हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ गया? अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। यह आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ए है कौन। ए कौन है? यहां पर फिगर आउट क्या करना है? बी का पैटर्नल अंकल, चाचा। जो भी रिलेशन गिवन हो ना, उसे तोड़ो। अगर ए बी का पैटर्नल अंकल है, मतलब वो बी के फादर का ब्रदर हुआ, पिता का भाई। हम कैसे डिफाइन करेंगे पैटर्नल अंकल को? बी के फादर का ब्रदर। बी का फादर बना, फिर उसका ब्रदर होगा, तभी ए बी का पैटर्नल अंकल बनेगा। तो हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। इन शॉर्ट, बी का पैटर्नल अंकल बनाने के लिए पहले बी के फादर का बनना जरूरी है। फादर का बनना जरूरी है, ऑब्वियस ही बात है। फादर बनेगा तो फादर का साइन भी यूज होगा, क्योंकि इन्हीं साइंस का रेफरेंस लेते हुए इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है हमने। ओके, तो फादर का साइन गिवन है, फादर बनेगा तो फादर का साइन गिवन होना चाहिए। तो यहां पर फादर का साइन किसको डिफाइन करता है? डिवाइड के साइन को। तो मतलब फादर बनने के लिए फादर का साइन दैट इज डिवाइडेड बाय यूज होना चाहिए। फादर बनने के बाद क्या यूज होना चाहिए? ब्रदर। फादर बना फिर उसका ब्रदर बना, तभी पैटर्नल अंकल बना। फादर बनने के लिए अगर फादर का साइन यूज हुआ, तो आगे ब्रदर बनाने के लिए ब्रदर का साइन यूज होगा। ब्रदर का साइन यहां पर कौन सा है? मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई का साइन भी यूज होगा। इन शॉर्ट, अगर ए बी का पैटर्नल अंकल है, मतलब अगर ए बी के फादर का ब्रदर है, तो फादर बनेगा फिर ब्रदर बनेगा, फादर बनेगा फादर का साइन यूज होगा, ब्रदर बनेगा ब्रदर का साइन यूज होगा। तो मतलब कि अगर पूरी इक्वेशन के अंदर ये 2 साइंस होंगे तो ही मैं पैटर्नल अंकल को डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि पैटर्नल अंकल की डेफिनेशन यही है, फादर का ब्रदर। तो एक साइन मुझे फादर का चाहिए होगा, एक साइन मुझे ब्रदर का चाहिए होगा। तो ये दोनों साइंस तो पक्का होने ही चाहिए बाय एनी मींस। अगर इन दोनों में से कोई एक साइन ना मिला मुझे, तो मैं उस इक्वेशन को एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके बिना पैटर्नल अंकल कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो मुझे पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों चाहिए। तो देखिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई यहां पर भी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई यहां पर भी है। इसके आगे कोई शॉर्टकट नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करके सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने आपको लेंदी मेथड से बता ही दिया था। यहां पर आंसर किससे आ रहा था? हमारा सी ऑप्शन से। चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपको आइडिया तो हो ही चुका है। देखो, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि जो रिलेशन हमें निकालना है, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो जो साइंस की रिक्वायरमेंट है, उन साइंस को फिगर आउट कर लो। ठीक है, अब यही चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे अगले क्वेश्चन में जाके। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर हर एक स्टेप फॉलो होने वाला है आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या टास्क है हमारा? ये जज करना कि स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है या मिक्स्ड का केस है। हाँ जी,
कौन सा केस लगता है? ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। हाँ जी, स्ट्रेट है, रिवर्स है या मिक्स है? स्ट्रेट का केस है। सभी में देखो ए डिफाइन हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, तो ये केस कौन सा हो गया? स्ट्रेट का। माइंड में कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कि अगर हमें लगा कि ये स्ट्रेट का केस है तो अब हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी सॉल्व करने के लिए, उसमें लास्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, चलिए हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द अंकल ऑफ पी। ये निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे सॉल्व करने में हमें पता चले कि एम पी का कौन है अंकल? तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? एम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पहला स्टेप, एम कहां नहीं होना चाहिए? लास्ट प्लेस पे। क्यों लास्ट प्लेस पे? क्योंकि स्ट्रेट का केस है और स्ट्रेट के केस में हमें लास्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का पता ही नहीं चलता वो मेल है या फीमेल। तो चेक करो क्या किसी इक्वेशन में एम एज अ लास्ट पर्सन है? इधर पी है, इधर पी है, इधर एम आ गया। देखो तो यहां पर एम का पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल। जब जेंडर ही नहीं पता चलेगा कैसे बता पाओगे अंकल बन रहा है? आंट भी हो सकता है। बी ऑप्शन एलिमिनेट। समझ में आ गया क्या निकालना था इसमें? एम इज द अंकल ऑफ पी, तो मतलब हमें एम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? तो हमारा बी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसका जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल? तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन है? मेल पर्सन। तो साइन उठा लो, कौन सा साइन ऐसा है जो मेल पर्सन को डिफाइन करता है? एक प्लस का साइन है और एक डिवाइड का साइन। प्लस और डिवाइड के साइन, 2 साइन यहां पर ऐसे हैं जो किसको डिफाइन करते हैं? मेल पर्सन को या पुरुष व्यक्ति को। तो इन साइन का करना क्या है फिर से समझ लो। अगर ये स्ट्रेट का केस है और जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यहां पर वो पर्सन कौन है? एम। एम के बारे में पता करना है ना। तो जो ये मेल वाला साइन है वो कहां होना चाहिए? उस पर्सन के तत्काल दाईं ओर, इमीडिएट राइट में। क्यों इमीडिएट राइट? क्योंकि स्ट्रेट का केस है। प्लस दे दोगे तो भी एम मेल पर्सन बन जाएगा, डिवाइड दे दोगे तो भी एम मेल पर्सन। दोनों साइंस नहीं देखने हैं, दोनों में से कोई एक, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? एम का मेल पर्सन बनना जरूरी है। प्लस दे दो एम के राइट में तो भी मेल बन जाएगा, पुरुष व्यक्ति बन जाएगा। माइनस डिवाइड का साइन दे दो तो भी मेल पर्सन बन जाएगा। तो देखते हैं एम के तत्काल दाईं ओर प्लस या डिवाइड कहां नहीं आ रहा। पहले में आ रहा है, देखो एम मेल पर्सन बना। तीसरे में भी आ रहा है एम मेल पर्सन बना, देखो प्लस या डिवाइड चाहिए था। यहां देखो यहां क्या साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन किसको डिफाइन करता है? सिस्टर। तो यहां से एम जो है वो के की बहन बनी। बहन मतलब सिस्टर, मतलब फीमेल पर्सन। हमें तो मेल की रिक्वायरमेंट है। आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ था? क्योंकि एम जो है एज अ लास्ट प्लेस पे था और स्ट्रेट के केस में हमें लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन का पता ही नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल। डी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि यहां पर एम का मेल होना जरूरी है, मेल पर्सन पुरुष होना जरूरी है, बट ये मल्टीप्लाई का साइन जो है एम के इमीडिएट राइट में जो बैठा था वो एम को फीमेल पर्सन बना रहा था, इसलिए हमने डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। हो गया ना? देखो सिंपल। एक बार स्टेप्स क्लियर हो गए ना, विद इन सेकेंड्स में विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़वाऊंगा अब। चलो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे। बताना क्या है? एम कौन है? पी का अंकल। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है, अंकल तो है बट कौन सा अंकल है? पैटर्नल अंकल है या मैटरनल अंकल है? मतलब चाचा है या मामा है? मतलब के फादर का ब्रदर है या मदर का ब्रदर है? सस्पेंस रहा ना। अब ये मत सोचना कि जी आपने बताया था कि जब कुछ भी गिवन ना हो तो पैटर्नल ही फाइंड आउट करना। ठीक है, बट ऐसा मैंने कहा था किसमें? सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन वाले क्वेश्चन के अंदर, जम्बल्ड रिलेशन में, और कहीं भी नहीं बोला था, है ना। मोर ओवर यहां पर आप शॉर्टकट लगाने जा रहे हो तो इतना रिस्क नहीं लेना। हाँ, वो अलग बात है अगर आप लेंदी मेथड से कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब हर इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हो, फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि पैटर्नल है या मैटरनल है। अंकल तो अंकल होता है, किसी ना किसी इक्वेशन को तो सॉल्व करके आ ही जाएगा। बट अगर आप शॉर्टकट लगाने जा रहे हैं तो आपको ये दोनों केसेस देखने पड़ेंगे कि वो पैटर्नल अंकल है या मैटरनल अंकल है। 2-3 सेकंड का टास्क है, ज्यादा टास्क नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, चुटकियों में पता चलने वाला है कि अंकल यहां पर हमें कौन सा डिफाइन करना है, पैटर्नल है या मैटरनल है। ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने कुछ एक इंफॉर्मेशन रखता हूं कि अगर मैं बात करता हूं किसी पर्सन का अगर कोई मैटरनल ग्रैंडफादर है, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, कैसे डिफाइन करोगे?
मदर का फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर मैं बात करता हूं किसी पर्सन की मैटरनल ग्रैंड मदर है, नानी है, मतलब मदर की मदर, नानी बन गई, माता की माता नानी हुई ना, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन का मैटरनल अंकल, कैसे डिफाइन करोगे? मैटरनल अंकल मतलब मामा, मदर का ब्रदर। अगर मैं बोलूं कि मैटरनल आंट डिफाइन करो, मैटरनल आंट का मतलब मासी, मतलब मदर की सिस्टर, यही होता है ना। तो आपने इन चारों एग्जाम्पल्स में रियलाइज किया होगा, जब भी हम ये मैटरनल टर्म ऐड ऑन कर रहे हैं, मदर तो पक्का इंक्लूड हुई है ना। जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर का फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मदर की मदर, मैटरनल अंकल, मदर का ब्रदर, मैटरनल आंट, मदर की सिस्टर। तो जब भी मैटरनल टर्म ऐड ऑन होगी, मदर तो पक्का इंक्लूड होगी, गारंटी है। तो अगर यहां पर हम ये जज करते हैं कि एम जो है वो पी का मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल मतलब मामा, मतलब कि मदर का ब्रदर, ओरली समझ के चलते हैं, माता का भाई, मदर का ब्रदर। अगर मदर बनेगी तो मदर बनाने के लिए मदर का साइन यूज होगा ना, क्योंकि हमें तीसरे स्टेप में साइंस की रिक्वायरमेंट ही देखनी है। मदर बनेगी तो मदर का साइन पक्का यूज होगा। देखो मदर का साइन यहां पर कौन है? हमें तो फादर, ब्रदर और सिस्टर का साइन गिवन है, कहीं मदर का साइन अवेलेबल है? तो जब मदर का साइन ही नहीं गिवन और हमें इन्हीं का रेफरेंस लेते हुए इक्वेशन गिवन है, जब मदर का साइन ही नहीं गिवन, तो क्या हम मैटरनल अंकल बना सकते हैं यहां पर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि वो उसका कौन है? पैटर्नल अंकल। क्यों? क्योंकि मदर, मैटरनल अंकल बनाने के लिए मदर का साइन होना जरूरी था, गिवन नहीं था, इसलिए हमने क्या ऑप्ट कर लिया? पैटर्नल अंकल। तो जब भी ऐसे केसेस हो ना कि कौन सा अंकल है, कौन सी आंट है, कौन सा ग्रैंडफादर है, कौन सी ग्रैंड मदर है, पैटर्नल है या मैटरनल, हमेशा पहले प्रायोरिटी दो मैटरनल को, क्योंकि शॉर्टकट लगाने जा रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें दोनों चीजें ऑप्ट करके देखनी पड़ेंगी। बट प्रायोरिटी पहले किसको देना? मैटरनल को। 85 to 90% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपका आंसर जो है वो पैटर्नल के थ्रू ही आता है, मैटरनल के थ्रू नहीं आता। बट रिस्क नहीं लेना। इससे क्या है, मैं श्योर हूं, मैं रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि डाउट नहीं रहेगा कि यार मेरा आंसर पता नहीं सही होगा या गलत, मैंने तो मैटरनल भी नहीं लेके चला, मैं तो पैटर्नल लेके चल रहा हूं। अब मैं श्योर हूं मैटरनल तो हो ही नहीं सकता, क्या गारंटी है? सिर्फ पैटर्नल अंकल। अब समझ में आ गया? तो इन चीजों को यूज करिएगा। ओके, तो हम तीसरे स्टेप में अपने आ चुके थे। यहां से क्या फिगर आउट किया कि हमने कि एम जो है वो पी का कौन सा अंकल है? पैटर्नल अंकल, चाचा है पी का पैटर्नल अंकल, मतलब पी के फादर का भी ब्रदर। अगर पी का फादर का ब्रदर अंकल हुआ, ठीक है, पैटर्नल अंकल हुआ, तो पहले फादर बनेगा। फादर बनेगा तो फादर का साइन भी यूज होगा, कौन सा? यहां पर डिवाइड। फादर बनने के बाद ब्रदर बना, पैटर्नल अंकल तभी बनेगा। ब्रदर बना तो ब्रदर का साइन यूज होगा, ब्रदर का यहां पर साइन कौन सा है? प्लस का। तो पैटर्नल अंकल बनाने के लिए या अंकल बनाने के लिए ये दो साइंस तो हुए मैंडेटरी, ये तो चाहिए ही चाहिए, डिवाइड और प्लस, दोनों के दोनों चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक साइन ना हुआ तो मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? इन दोनों साइंस के बिना मैं अंकल डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा। तो देखो डिवाइड और प्लस दोनों होने चाहिए। पहली इक्वेशन में डिवाइड तो है बट प्लस नहीं है, करो एलिमिनेट। तीसरी ऑप्शन में मेंशन करें डिवाइड भी है बट प्लस 2 बार आ रहा है। मैंने क्या कहा? ये दो साइंस तो मैंडेटरी हैं, होने चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा साइन और भी आता है ना, तो ये मत कहना कि वो भी एलिमिनेट कर देंगे, गलत चलेगा वो भी, ठीक है, उसको एलिमिनेट मत करना, क्योंकि हमारे पास मैंडेटरी साइंस होने चाहिए। तीसरा चौथा साइन, 4 साइंस हैं तो चलते रहे, मैंडेटरी साइंस तो आ रहे हैं ना, तो उसे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर नन ऑफ दीज आंसर ना होता या ऑप्शन ना होता, आंखें बंद करके सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, क्योंकि बाकी तो आप एलिमिनेट कर चुके हो। क्यों एलिमिनेट हुई? बी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ था? मेरे पहले स्टेप के थ्रू कि एम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और इक्वेशन के अंदर एम लास्ट पर्सन है, बट स्ट्रेट के केस में तो लास्ट पर्सन का पता ही नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल, इसलिए मैंने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। डी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि एम जो है वो मेल पर्सन बनना जरूरी है, बट यहां पर जो एम के इमीडिएट राइट में हमें मेल वाला साइन चाहिए था, बट यहां मल्टीप्लाई का साइन जो है वो फीमेल को डिफाइन कर रहा है, मतलब एम को वो फीमेल पर्सन बना रहा है, अंकल के लिए तो मेल बनना चाहिए, इसलिए ये भी एलिमिनेट। ए ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि अंकल बनाने के लिए दो साइंस मैंडेटरी चाहिए थे, एक डिवाइड और प्लस का साइन। यहां डिवाइड तो था बट प्लस का साइन नहीं था, इसलिए मैंने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। तो अगर यहां पर नन ऑफ दीज ना होता, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता। नन ऑफ दीज के लिए पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये ड्रॉबैक है, नन ऑफ दीज दिक्कत देगा बहुत, ठीक है। तो अभी मैंने रेफरेंस के लिए इसे उठाया है कि आपको
फेस करनी आनी चाहिए हर एक प्रॉब्लम। यहां से ये आइडिया लेके चलोगे तभी आके जाके क्लियरिटी आएगी। चलो सॉल्व करें। प्लस का मतलब यहां पर क्या था, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर बना था पहले, ए बी का, यहां एम एन का ब्रदर बनेगा, सॉरी एम एस का ब्रदर। एम इज द ब्रदर ऑफ एस, एम एस का भाई है। फिर आ रहा है डिवाइड का साइन। डिवाइड का साइन किस में है, ए और बी में। ए बी का फादर है, इधर एस और आर में है, तो एस आर का फादर बनेगा। तो एस जो है वो आर का पिता है। नॉर्मल रिलेशन है। आर प्लस, प्लस का मतलब क्या था, ब्रदर, तो आर इज द ब्रदर ऑफ पी। ये देखिए एस पी का फादर है, ये दोनों सिबलिंग्स हुए ना, एस पी का पिता है, एम एस का भाई है, तो पिता का भाई कौन हुआ, अंकल, चाचा ही तो हुआ। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, अब समझ में आ गए होंगे स्टेप्स। बढ़े आगे की तरफ। देखो फिर से जज करेंगे कि कौन सा केस है, स्ट्रेट, रिवर्स या मिक्स। ध्यान से देखिए कौन सा केस है, स्ट्रेट, रिवर्स या मिक्स। पता ही चल रहा है कौन सा केस हुआ, स्ट्रेट का। कैसे पता चला, सभी में ए मतलब कि फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है। फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है तो माइंड में क्या आ रहा है, ये चीजें आनी चाहिए। बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फिट करवाना चाहता हूं आपके माइंड में बातें कि हमारे पास आया स्ट्रेट का केस, अब हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन में लास्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। चलो चेक करते हैं क्या निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द नेफ्यू ऑफ क्यू। किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें टी जो है क्यू का क्या बनता हो, भतीजा या भांजा। दोनों को ही हम नेफ्यू बोलते हैं। अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, टी के बारे में। तो स्टेप नंबर 1, अगर स्ट्रेट का केस है तो जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि टी इस क्वेश्चन में, वो कहां नहीं होना चाहिए, लास्ट प्लेस पे। देखो है कहीं, देखो यहां पर भी टी लास्ट प्लेस पे है, यहां पर भी टी लास्ट प्लेस पे है, यहां पर भी टी लास्ट प्लेस पे है। तो तीनों ही इक्वेशन में हमें टी का जेंडर नहीं पता चलेगा, तीनों के तीनों एलिमिनेट। अगर किसी भी पर्सन का जेंडर ना पता हो, जैसे मैं कहता हूं यहां पर ये इक्वेशन गिवन है, ए बी का फादर है, सी बी की सिस्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ बी रिलेटेड टू ए, क्या हमें बी का जेंडर पता है, बी का ए से क्या संबंध है, उसके लिए बी का जेंडर पता होना चाहिए, या तो वो मेल हो या तो फीमेल हो। तो जब जेंडर ही नहीं पता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम आंसर क्या मार्क करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, नन ऑफ दीज मार्क नहीं करना। आगे जाके नन ऑफ दीज भी आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, बट वहां जाके मैं आपको क्लियर करूंगा। बस इतना ध्यान में रखिए, अगर किसी भी पर्सन का हमें जेंडर नहीं पता चलता, हमें यहां तीनों ही इक्वेशन में टी का जेंडर नहीं पता चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल। जब जेंडर ही नहीं पता, हमें कैसे पता होगा कि वो नेफ्यू है, नीस भी तो बन सकती है ना, मतलब मैं डिटरमिन ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, निर्धारित नहीं कर सकते, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, देखो हलवा क्वेश्चन था, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, चुटकियों में सोल्व होएगा अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं तो। नेक्स्ट फिर से स्ट्रेट का केस है, देखो सभी में ही ए डिफाइन हो रहा है। चलो आइए, क्या चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। ई जो है वो डी का कौन बने, मामा बने। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ई के बारे में। तो स्ट्रेट का केस सुनते ही माइंड में क्या आया था, लास्ट पोजीशन बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा। तो यहां पर देखो ई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चेक करो ई कहीं लास्ट में तो नहीं है, जी बिल्कुल है, यहां पर भी ई लास्ट में है, यहां पर भी ई लास्ट में है, यहां पर भी ई लास्ट में है। तीनों में ही जेंडर नहीं पता चलेगा। जब जेंडर ही ना पता चले तो हम क्या मार्क करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इजी लग रहा होगा अब, है ना, चुटकियों में सोल्व होने वाला। अगर आपको ये चीज पता ही ना होती, हर इक्वेशन को सोल्व करने बैठते, है ना। तो अभी तक हमने स्ट्रेट का केस लिया है, जिसमें कि हमने बेसिक स्टेप्स को टारगेट किया कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। यही सेम स्टेप्स रिपीट होंगे आपके अगले केसेस में जाके, चाहे वो रिवर्स का केस है चाहे वो मिक्स का केस है। स्लाइड सा डिफरेंस आएगा, बस हल्का सा डिफरेंस, मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी पता चल जाएगा। ओके, तो कोशिश करना इन चीज़ों को पहले ध्यान से करिए, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी जा रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसी में ही आपको कवर करवाऊं। अगले लेक्चर के अंदर मैं रिवर्स और मिक्स दोनों कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 घंटा लगा आपको, तो वो आधे पौने घंटे के अंदर दोनों केसेस हो जाएंगे, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, रिवर्स में और मिक्स में। कोशिश करना, अगर आपको हल्का सा थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, पहले इसे कंप्लीट कर लो, दोबारा से देख लो वीडियो को, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको रिवर्स और मिक्स समझ में आएगा, इसके बिना नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले होल्ड बना लीजिए, स्टेप्स क्या क्या थे।
चेंजेस मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा, रिवर्स और मिक्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर।